स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस कन्फर्म क्लासेस में। नमस्कार, मैं हूं प्रिंस दुबे कन्फर्म क्लासेस से और आज आपके बीच लेकर आया हूं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सीरीज। इसके पहले प्रैक्टिस सीरीज का पार्ट 1 में लेके आया था जिसमें मैंने आपको 15 क्वेश्चन कराए थे। जो भी बच्चे आज हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो इस वीडियो को देखने से पहले इसके पहले की वीडियो देख लें जिसमें मैंने प्रैक्टिस सीरीज पार्ट 1 में 15 क्वेश्चन करा रखे हैं। ये आपके मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे आबकारी हो, एसएससी जीडी कांस्टेबल हो, उसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज होने जा रही है। इसमें से आपको 101% क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसलिए हमने 16वें से कंटिन्यू किया है। एल, एम और एन का औसत वजन 85 किलोग्राम है। 3 लोगों का औसत दिया है। औसत का मतलब होता है हर एक की वैल्यू, यानी कि अगर देखा जाए ओवरऑल तो हर एक व्यक्ति अभी कितने किलोग्राम का है? 85 किलोग्राम का है। यदि एल और एम का वजन क्रमशः 89 किलोग्राम और 94 किलोग्राम है तो एन का वजन ज्ञात कीजिए। आसान सा क्वेश्चन है। उसने बताया है कि 3 लोग हैं, एल, एम और एन। देखा जाए तो तीनों का औसत वजन दिया है, कितना है? 85 किलोग्राम है। और उसने बताया है कि एल और एम का वजन दिया है क्रमशः। एल का वजन कितना है? एल का वजन दिया है उसने 89 यानी कि 89 किलोग्राम और एम का वजन दिया है उसने 94 किलोग्राम। हमसे पूछा है एन का। बहुत से बच्चे क्या करेंगे? 85 गुणा 3 करेंगे, जो भी आएगा उसमें से 89 यानी 89 और 94 का योग इसमें से घटा देंगे, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। एक और तरीका होता है, जैसे कि औसत कितना चल रहा है? औसत है 85। आप लिख लो औसत कितना है? 85। जो भी चल रहा है ये 85 से कितना कम है, कितना ज्यादा है, यानी कि आप इससे इसकी तुलना कीजिए। तो 85 से ये कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। ये 85 से कम है, ज्यादा है? सर ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 9 ज्यादा है। तो हम देखें कि 4 और 9 कितना ज्यादा हो गया? टोटल 13 ज्यादा हो गया। अब हमें बताना है एन की वैल्यू, यानी कि ये मान के चलो कि एल, एम, एन 3 लोग हैं, सबको 85-85 रुपए एक जगह इकट्ठे करने हैं। तीनों लोग आएंगे, 85-85 रुपए देंगे। एल ने कहा भाई मेरे पास तो 89 है, पूरे रख लो। एम ने कहा मेरे पास 94 है, सभी रख लो, लेकिन लाना कितना है? 85-85-85। अब एन 85 लेके आने वाला था तो उससे कहा कि भाई 4 रुपए एक्स्ट्रा ये हो गए, 9 रुपए एक्स्ट्रा ये हो गए, तो टोटल कितने रुपए एक्स्ट्रा हो गए? 13। 13 हमारे पास एक्स्ट्रा है। ऐसा कर कि तू 13 रुपए कम दे देना। तो यानी कि एन जब आएगा तो वो 85 नहीं 13 रुपए कम देगा। तो कितने देगा? वो देगा 72 रुपए। बात आई समझ में? यानी कि एन का वजन है 72 किलोग्राम। अगर यहाँ ज्यादा होता है तो आप इसमें से कम कर दीजिए, और यहाँ अगर कम होता है तो वहां ज्यादा कर दीजिए, तो आप बिना गुणा करे भी इसका आंसर बता पाओगे। तो हमारा आंसर है 72 किलोग्राम। चलिए अगला क्वेश्चन। पूर्वांचल एक्सप्रेस एक बिजली के खंबे को और 250 मीटर लंबे पुल को क्रमशः 6 सेकंड में पार करती है। 6 और 18 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? ठीक है, बिजली के खंबे को पार कर रहे हैं तो खंबा, आदमी, सिग्नल पोस्ट, इनकी कोई लंबाई नहीं होती है, यानी ट्रेन से पार कर रही है अपनी लंबाई को। ट्रेन की लंबाई तो इसमें दी नहीं है। कैसे करना है देखिए, आपको बेहतरीन तरीका है। खंबे को पार कर रहे हैं कितने सेकंड में? 6 सेकंड में। आप लिखो 6 सेकंड में कितना पार किया? 0 पार किया। क्यों? क्योंकि ट्रेन की लंबाई तो हमें पता है नहीं। हमें पता है कि उसने किसको पार किया है? खंबे को, और खंबे की कोई लंबाई नहीं होती है। और 18 सेकंड में, ट्रेन तो वही है, दोनों जगह लंबाई समान होगी ट्रेन की, इसलिए हम ट्रेन की लंबाई लिख ही नहीं रहे। 6 सेकंड में उसने 0 मीटर लंबे खंबे को पार किया है, क्योंकि खंबे, आदमी, सिग्नल पोस्ट, इनकी कोई लंबाई नहीं होती। अगर इनको ट्रेन पार कर रही है तो ट्रेन खुद की लंबाई पार कर रही है, और हमें यहाँ पे ट्रेन की लंबाई नहीं लिखनी है। और 18 सेकंड में पार कर रही है 250 मीटर। 18 सेकंड में कितना पार कर रही है? 250 मीटर लंबे पुल को। ट्रेन की लंबाई से कोई लेना देना है नहीं यहाँ पे। अब आपको करना क्या है? अब आपको लिखना है यहाँ पे अंतर। 6 सेकंड और 18 सेकंड का अंतर कितना है? आप कहेंगे सर 12 सेकंड। और 0 और 250 मीटर, ये भी मीटर है, ये भी मीटर है,
इनका अंतर कितना है 250 मीटर। तो अपन कह सकते हैं कि 12 सेकंड में ट्रेन ने कितना कवर किया है 250 मीटर। 12 सेकंड में कितना कवर किया है 250 मीटर। तो यही तो चाल है, 12 सेकंड में 250 मीटर। तो एक सेकंड में कितना आप कहेंगे 250 बटे में 12, ये बन गई ना मीटर प्रति सेकंड। लेकिन मीटर प्रति सेकंड नहीं, यहाँ तो किलोमीटर प्रति घंटे में चाहिए। मीटर प्रति सेकंड से गुणा करा दीजिए किलोमीटर प्रति घंटे बनाने के लिए। बताया था छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट पर जा रहे हो तो बड़े का गुणा कराओ, यानी कि 18 का गुणा करा दो, 5 नीचे लिख दो, कटता है तो काट लो। 6 दूनी 12, 6 ती 18, 5 एकम 5 25, शून्य का शून्य, 2 से जाएगा ये 25 बार में, और आप करेंगे 25 तिया 75, यानी हमारा आंसर है 75 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, कोई वैल्यू नहीं मानना है, एक्स वाई कुछ भी नहीं, डायरेक्ट इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, आबकारी में आया हुआ क्वेश्चन था, देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा। इस टाइप का हमने पहले भी किया है, लेकिन एग्जाम में आते हैं, इस वजह से हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलिए, एक व्यवसायी 20 वस्तुएं खरीदता है जिनका क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। मैंने आपको बताया था जब वस्तुओं के आधार पर आप गणना करें तो आप बेची गई वस्तुएं नीचे लिखें, यानी कि बटे में। तो जब वो 20 वस्तुएं उसने खरीदी जितने रुपए में, और जब उसने बेचना स्टार्ट किया तो उसने 15 वस्तुएं बेची, तो उसके पैसे वापस आ गए। जैसे 100 रुपए में 20 पेन लेके आया था, बेचना स्टार्ट किया, 15 पेन बेचे और 20 रुपए उसके आ गए, तो लागत तो वसूल हो गई। जब भी 5 पेन बेचेगा तो उसके लिए क्या होगा, लाभ होगा। इसलिए हमें बोलना है कि 5 के बराबर लाभ होगा कितने पर, बेची गई वस्तु पे। और बेची गई वस्तु कितनी है 15, 5 एकम 5 तिया 15, और 1/3 का मतलब होता है 33, सही 1/3% का लाभ। तो आप डायरेक्ट आंसर बता पाओगे। एक और तरीका है, 20 वस्तुएं खरीदता है तो आप लिख दो 20 का सीपी बराबर है 15 का एसपी। तो सीपी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का आप रेशियो बना लो। यहाँ बचा 15, 20 को साइड ले जाओगे तो बटे में आएगा, कटता है तो काट लो, 5 तिया 15, 5 चौके 20। 3 रुपए की वस्तु को 4 में बेचा है तो 1 रुपए का लाभ होगा। 1 रुपए का लाभ हुआ कितने पर, 3 पर। 1/3 का मतलब होता है 33, सही 1/3 या 33.33। और आगे करना जिसको नहीं आता है वो देख ले कि बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत। जब भी प्रतिशत बनाना पड़ता है गुणा कराते हैं 100 से, कटने वाला है नहीं। 100 एकम हो गया 100, और नीचे लिखो 3, 3 से भाग करा दो, 3 तिया 9, 3 तिया 9, बचा 1 रखा दशमलव, हो गए 10, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ऐसे आता जाएगा, वही है 33.33%। ठीक, चलिए ये है हमारा अगला क्वेश्चन। दो संख्याओं का योग 25 है और उनका अंतर 15 है, संख्याओं का अनुपात क्या है। संख्याओं का अनुपात पूछा है, कहाँ का क्वेश्चन है, एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है 2021। चलिए कैसे करना है, कई तरीके होते हैं, बहुत से बच्चे यहाँ करेंगे। दो संख्याएं हैं वो x और y, x धन y बराबर हो गया 25, और अंतर बोला है इसलिए बोलेगा x ऋण y बराबर में लिखना है 15। और जैसे भी हल करते हैं विलोपन विधि से करेंगे। मैं आपको एक डायरेक्ट तरीका बताता हूं जिसे आप पढ़ते पढ़ते आंसर कर पाएंगे। क्या है वो तरीका, दो संख्याओं का योग कितना है, यानी दो लोगों में आपको बांटना है 25 रुपए। कितने रुपए बांटना है, दो लोगों में आपको 25 रुपए बांटना है योग। और इस तरीके से बांटना है कि अंतर रहे 15 का, अंतर रहे 15 का। तो आपको करना क्या है, 25 में से ये आप 15 निकाल लो, निकाल के रख लो साइड में। तो 25 में से अगर आपने 15 निकाल लिया, बच गया कितना 10, कितना बच गया 10, 10 बच गया है। अब इस 10 को आप दो लोगों में बराबर बांट दो, 5 इसको दे दो, 5 इसको दे दो, और ये जो 15 बचाया था दोनों में से किसी एक को दे दो। लो इसको दे दिया, तो इसके पास हो गए 20 और इसके पास हो गए 5। तो 20 और 5 दोनों का योग 25 है, अंतर देखेंगे तो 15 है। पूछा क्या है, अनुपात चाहिए है, तो 5 चौके 20 और 5 एकम 5, यानी हम कह सकते हैं अनुपात है 4:1, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, कोई विलोपन विधि लगाने की जरूरत है नहीं, पढ़ते पढ़ते आंसर आप कर पाएंगे। योगफल है 25, 15 का अंतर निकाल लो, बच गया 10, 5 5 और 15 एक को दे दो, तो 20 और 5 संख्याएं होंगी, अनुपात पूछा इसलिए काट दिया। चलिए कार्य समय से अगला क्वेश्चन है, एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, करिए।
अगर आपको आता है तो आप वीडियो को रोक के कर सकते हैं। चलिए, एक कंपनी के 15 पुरुष कर्मचारी या, इस या का मतलब समझो आप, या और या का मतलब ये होता है कि या तो आप 15 पुरुषों से काम करा लो या फिर आप उनकी जगह पे बुला लो 20 महिला कर्मचारी, तब भी काम होगा 26 दिन में। यानी कि 15 पुरुष अगर काम पर आते हैं तब भी काम होगा 26 दिन में। आपको अगर पुरुषों से काम नहीं कराना है और आप महिलाओं को काम पर बुलाओगे तो वही काम होगा आपका 26 दिनों में, लेकिन महिलाएं आएंगी कितनी, 20। ठीक है ना। तो पहले हमें इनकी कार्य क्षमता निकाल ली होती है। कैसे, पुरुष का मतलब होता है मेल, यानी कि आप लिखें 15 एम, इनसे कराओगे तब भी होगा कितने दिन में, 26 दिन में। या फिर यही कार्य, इसलिए बराबर आप करा लो 20 महिलाओं से, महिलाओं से मतलब फीमेल से, तब भी होगा काम कितने दिन में, 26 दिन में। ठीक, ऐसे हमें लिख लेना है जब भी यह वाला क्वेश्चन आएगा। तो ये दिन तो बराबर होते ही हैं, तो ये हो जाएंगे हमेशा कैंसिल। यानी कि हमें चाहिए है एम और एफ की वैल्यू। एम तो यहाँ है ही, एफ 20, एफ का मतलब है 20 गुणा एफ, तो एफ आ जाएगा नीचे, गुणा से बराबर में इस साइड आता है तो भाग में मतलब बटी में, तो यहाँ पे क्या बचा 20। 15 एम का मतलब है 15 गुणा एम, तो गुणा वाली संख्या को जब आप बराबर के उससे ले जाओगे तो बटे में जाएगी, यानी नीचे, यानी कि यहाँ आएगा 15। आप चाहते तो इसे पहले भी काट सकते थे, 5 चौके 20 और 5 तिया 15, मतलब एम की वैल्यू है 4 और एफ की वैल्यू है 3, यानी एम मतलब पुरुष, मेल, पुरुषों की कार्य क्षमता है 4, फीमेल यानी महिलाओं की कार्य क्षमता है 3। तो कुल कार्य पहले आप पता कर लो कि कुल कार्य कितना है, कुल कार्य टोटल वर्क कितना है। तो कहीं से भी दोनों साइड में से, दोनों साइड बराबर काम हुआ, कहीं से भी निकाल लो। 15 एम गुणा 26, तो हम बोलेंगे 15 गुणित एम की वैल्यू कितनी आ गई है 4 और गुणा 26, बस हमें ऐसे गुणा के फॉर्म में लिख देना है। ये हो गया कुल कार्य। कराना किससे है, किससे कराना है भाई, उन्हें बताया हमें 30 पुरुष चाहिए है, यानी कि 30 मेल और 12 महिला, यानी कि 12 फीमेल चाहिए है। यहाँ इनकी आप वैल्यू रख दो, एम की वैल्यू कितनी है 4, यानी 30 गुणा 4, 12 गुणा 3, तो 30 गुणा 4 कितना हो गया 120 हो गया, और 12 तिया हो गया 36, यानी हो गया 156। यानी कि इतने लोग अगर आप काम पर बुलाते हैं, 30 पुरुष कर्मचारी और 12 महिला कर्मचारी अगर आप काम पर बुलाते हैं तो एक दिन में काम होगा 156 यूनिट। कितना काम होगा 156। करना कितना है 15 गुणा 4 गुणा 26 करना है, और एक दिन में काम होगा 156। कटता है तो काटिए, 13 से जाएगा, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 4 एकम 4 या 12, 3 से जाएगा 5 बार में, 3 5 15, तो 5 दूनी हो गया 10, यानी यही हमारा आंसर है, काम हो जाएगा 10 दिन में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, इस तरीके से आपको करना है। चलिए, ये है हमारा अगला क्वेश्चन, अनुपात से है, आप बना सकते हैं, एग्जाम में आते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। कई बार बच्चे जल्दबाजी में गलती कर देते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्राम और यहाँ लिखा है किलोग्राम। अनुपात बनाने के लिए यूनिट का सेम होना जरूरी है, यानी अगर यहाँ किलोग्राम है तो वहां भी किलोग्राम होना चाहिए, या फिर वहां ग्राम है तो यहाँ भी ग्राम होना चाहिए। चलिए, 27 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम, तो 27 किलोग्राम का मतलब है 27,000 ग्राम, हो गया ना। और अनुपात चाहिए है किसका, 108 ग्राम का, 108 ग्राम का, तो दोनों जगह ग्राम ग्राम है। अब अगर आपसे काटते आता है तो काटिए। चलिए, 27 एकम 27, 3 जीरो का 3 जीरो, 27 से जाएगा 4 बार, और कट रहा है, काट लीजिए, 4 एकम 4, 4 25 हो गया 100, शून्य का शून्य, यानी कि 250 अनुपात 1। कहाँ है भाई 250 अनुपात 1, ऑप्शन नंबर डी। तो ठीक है ना, है तो आसान सा क्वेश्चन, लेकिन क्या है कई बार चूक हो जाती है। चलिए, ये रहा बेहतरीन क्वेश्चन। एक बस चलती बस की दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे दो व्यक्तियों को पार करती है। बस पहले व्यक्ति को 10 सेकंड में और दूसरे व्यक्ति को
11 सेकंड में पार करती है। बस की चाल बताइए। देखिए क्या है, बस तो चल रही है अपनी एक निश्चित चाल से। उस रास्ते में दो व्यक्ति मिले जो बस की दिशा में ही जा रहे थे। पहला व्यक्ति जा रहा था 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, दूसरा 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और इस बस ने दोनों व्यक्तियों को पार किया है। पहले व्यक्ति को पार किया है 10 सेकंड में और दूसरे व्यक्ति को पार किया है 11 सेकंड में। अलग अलग टाइम इसलिए लगा है क्योंकि व्यक्तियों की चालों में अंतर है, चालों में अंतर है, इसलिए समय में अंतर आया है। चलिए, और ये इतना अच्छा क्वेश्चन है कि आपके पेपर का पार्ट 101% बनेगा। ये क्वेश्चन आपके मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में और मध्य प्रदेश आबकारी में 101% यही सवाल आएगा। संख्या बदल सकती है, भाषा नहीं बदलेगी, इसलिए आप थोड़ा ध्यान से समझें। आएगा ही आएगा, आप नोट कर लो इस बात को, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो कि सर ने बोला था ये वाला क्वेश्चन आएगा, और आएगा ये। ठीक, एक बस चलती बस की दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर। अब बस की चाल हमें मालूम होनी चाहिए क्योंकि बस की दिशा में ये लोग जा रहे हैं। जब समान दिशा में लोग जाते हैं तो चालें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। जब दो चीज एक ही दिशा में गति करती हैं तो उनकी चालें घट जाती हैं। तो हम मान लेते हैं कि हमें बस की चाल की जरूरत है, तो बस की चाल क्या होगी, तो हमने कहा बस की चाल एस है और एस किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है बस। हमने कहा किलोमीटर प्रति घंटे ही क्यों, मीटर प्रति सेकंड क्यों नहीं लिख रहे हम, क्योंकि व्यक्ति चल रहे हैं किलोमीटर प्रति घंटे में, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो हम जो चाल मानेंगे बस की, हमें भी माननी पड़ेगी किलोमीटर प्रति घंटे में। अगर ये मीटर प्रति सेकंड में चल रहे होते तो हम भी चाल को मानते मीटर प्रति सेकंड में। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या है कि बस जा रही है और ये जा रहे हैं समान दिशा में, और समान दिशा में जाने से चालें घट जाती हैं। तो व्यक्ति किस चाल से जा रहा है, 3 से, इसलिए मैंने बस की चाल यानी एस, बस की चाल, बस की चाल कितनी लिख ली है, एस किलोमीटर प्रति घंटे। तो बस की चाल में से मैंने व्यक्ति की चाल घटा दी, लेकिन ये है किलोमीटर प्रति घंटे में, तभी तो किलोमीटर प्रति घंटे से किलोमीटर प्रति घंटे घटेगा। लेकिन पार कर रहे हैं सेकंड में, 10 सेकंड और 11 सेकंड, यानी कि हमें चाल को बदलना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए गुणा कराएंगे 5/18 का, तो ये पूरी चाल बदल जाएगी मीटर प्रति सेकंड में। अब चाल हो गई मीटर प्रति सेकंड में और 1 सेकंड में इतनी जा रही है तो 10 सेकंड में इतनी गई होगी वही चाल से, इसलिए लगा रहे हैं बराबर। किसको पार किया है, इसी बस ने एस की चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपनी ही दिशा में, इसलिए माइनस किया है, समान दिशा में चालें घटती हैं। और इस चाल को भी हमें बदलना पड़ेगा 5/18 में, तो ये बन गई मीटर प्रति सेकंड और पार कर गए हैं 11 सेकंड में। ठीक, अब हमें करना क्या है, इसे सॉल्व कर लेना है। 5/18 से 5/18 कैंसिल हो गया। अब आप 10 का गुणा अंदर कराएंगे तो यहाँ आएगा 10s ऋण 10 दिया हो गया 30 बराबर 11 का अंदर गुणा आप कराओगे तो हो जाएगा 11s ऋण 11 पंचे हो गया 55। ठीक है ना। तो अब आप यहाँ 30 ऋण 30 संख्या संख्या आप एक साइड कर लोगे और ऋण का 55 इस साइड बुलाओगे आप, तो हो जाएगा अब धन का क्या हो जाएगा, धन का 55 हो जाएगा और बराबर 11s के पास को 10s ले जाओ, ऋण 10s हो जाएगा लो। तब हम कह सकेंगे कि 55 में से 30 गया तो बच गया कितना, 25, और यहाँ बचा s, यानी s की वैल्यू है 25। और आप डायरेक्ट भी बता सकते थे 11 में से 10 गया s, 55 में से 30 गया 25, तो s की वैल्यू आ गई 25 और s क्या था, s किलोमीटर प्रति घंटे, यानी बस की चाल है 25 किलोमीटर प्रति घंटे। यही हमारा आंसर है। आप इसे अच्छे से समझ लें, आपके पेपर का पार्ट जरूर बनने वाला है। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कार्य समय से है। अनिल और बलवीर एक कार्य को 3 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन 2 दिन बाद अनिल को चोट लग गई। कार्य को समाप्त करने में बलवीर को 2 दिन और लगे। अकेले बलवीर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता था। देखिए काम कितना था, काम कितना था, तब आप कहेंगे सर काम तो था 3 दिन का, लेकिन ये 3 दिन का काम किनके लिए था, जब अनिल और बलवीर दोनों काम पर आते तो काम 3 दिन का था। लेकिन हुआ क्या है कि 2 दिन तक तो उन्होंने काम किया है, फिर अनिल को लग गई है चोट, यानी कि अनिल और बलवीर
कितने दिन काम कर चुके हैं? 2 दिन। करना था कितने दिन? 3 दिन। तो 2 दिन का काम हो गया, बचा कितना? 1 दिन का। तो अपन ये बात कह सकते हैं कि जो काम अनिल और बलवीर एक दिन में कर सकते थे, वही काम बलवीर अकेले ने, वही काम बलवीर ने कितने दिनों में किया है? तब आप कहेंगे सर 2 दिनों में। तो ये अनुपात बन गया किसका? समय का। ये किसका अनुपात बन गया? समय का। और अगर हमारे पास समय का अनुपात है और दोनों ने बराबर काम ही किया है, तो समय के अनुपात का रिवर्स रेशियो जो आप बनाओगे, यानी कि उल्टा अनुपात आप बनाओगे, तो बन जाएगा कार्य क्षमता का। किसका अनुपात बन जाएगा मेरे भाई? कार्य क्षमता का। यानी 1:2 से हो जाएगा 2:1। ठीक ना? यानी अनिल और बलवीर की कार्य क्षमता है 2, जबकि बलवीर की कार्य क्षमता कितनी है? 1। अब हमें चाहिए है टोटल वर्क, यानी कि कुल कार्य। तो कुल कार्य कितना है, ये बात वो हमें बता चुके हैं। एक कार्य को अनिल और बलवीर कितने दिन में करते हैं? 3 दिन में। तो एक दिन में कार्य क्षमता क्या है? अनिल और बलवीर की कार्य क्षमता है 2। एक दिन में किया 2 काम। कितने दिन किया है? 3। तो 2 तिया 6 काम हुआ कि नहीं? अब ये 6 ही काम, कुल कार्य हो गया 6। किससे कराना है? बलवीर से। तो बलवीर की क्षमता कितनी है? 1। तो 1 के हिसाब से करेगा। 6 पेन बनाने हैं, 1 के हिसाब से बनाएगा, तो 6 दिन में बना देगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक, दूसरा रिपीट नहीं हुआ है, दूसरा क्वेश्चन है। अनिल अकेले एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है, भूषण अकेले इसे 8 दिनों में पूरा कर सकता है। अनिल और भूषण ने चमन की सहायता से 3200 रुपए में कार्य किया। अब कार्य के मिल रहे हैं पैसे, कार्य के बदले मजदूरी मिल रही है। और मजदूरी किस आधार पर बढ़ती है? मजदूरी बढ़ती है कार्य क्षमता के आधार पर। जिसकी जैसी कार्य क्षमता होगी उसको वैसा फल मिलेगा, वैसा परिणाम मिलेगा। तो देखिए, अनिल कितने दिन में कर सकता है? उसने बता दिया है, अनिल करता है 6 दिन में। और भूषण कितने दिन में करेगा? तो उसने बताया है 8 दिन में। अनिल और भूषण चमन की सहायता से, मतलब 3 लोग आ गए, अनिल और भूषण किसकी सहायता से? चमन की सहायता से 3200 रुपए में कार्य किया, जिन्होंने कार्य को 3 दिन में पूरा किया। तो 3 दिन में कर सकते हैं। आप एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम होगा 24। 6 से 24 को आप भाग करोगे, 6 चौके 24, 8 तिया 24 और 3 आठे 24। तो ये आ गई इन लोगों की कार्य क्षमता। ठीक है ना? पूछा गया है इस कमाई में चमन का हिस्सा क्या है, तो कुल कितने रुपए मिले हैं? आप कहेंगे सर 3200 रुपए। कुल हो गए 3200 रुपए उनके हिसाब से। और कार्य क्षमता के आधार पर पैसे बढ़ते हैं, जैसी जिसकी कार्य क्षमता। तो तीनों की कार्य क्षमता कितनी है? 8। तीनों की कार्य क्षमता कितनी है? 8। तो उनके हिसाब से 3200 रुपए और अपने हिसाब से 8 रुपए, यानी कि 3200 रुपए 8 की कार्य क्षमता का भाग है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जैसी कार्य क्षमता होगी वैसे पैसे मिलेंगे। इसकी कार्य क्षमता 4 है तो इसको 4 रुपए मिलेंगे, इसकी कार्य क्षमता 3 है तो इसको 3 रुपए मिलेंगे। और तीनों की कार्य क्षमता है 8, तो तीनों को कितने रुपए मिलेंगे? 8 रुपए। तो उनके हिसाब से मिले 3200 रुपए तीनों को, और अपने हिसाब से तीनों को मिले 8 रुपए। गुणा चाहिए क्या? ये अपना तरीका है। क्या चाहिए? चमन का हिस्सा। तो पहले चमन की क्षमता तो बताओ आप। तो ए और बी की क्षमता, यानी अनिल और भूषण की क्षमता कितनी है? 4 और 3 7। तीनों की है 8। 8 में से 7 गया, बचा 1। ये किसकी क्षमता है? तो आप कहेंगे सर यही तो क्षमता है किसकी? चमन की। तो चमन की क्षमता है 1। तो चमन को पैसे भी कितने मिलेंगे? 1 रुपए। जैसी क्षमता वैसे आपको पैसे मिलेंगे। इसको 4 रुपए, इसको 3 रुपए और इसको 1 रुपए। उनके हिसाब से 3200, अपने हिसाब से 8 चाहिए चमन का हिस्सा, यानी 1। 8 एकम 8, 8 चौके 32, 2 जीरो का 2 जीरो, 400 का 1 में गुणा कराएंगे, आंसर आएगा 400। ठीक, चलिए करिए अगला क्वेश्चन। 10 किताबों का मूल्य 56,560 रुपए है। ऐसी 56 किताबों का मूल्य क्या है? चलिए
आपसे कुछ नहीं, 56 का वर्ग पूछ रहा है। देखा जाए तो कैसे, 10 किताब, 10 किताब कितने रुपए की है? आप कहेंगे सर 560 रुपए की। तो एक किताब कितने की है? 10 की वैल्यू मालूम है, एक की पूछे, जब भी एक की वैल्यू पूछता है तो कराते हैं भाग। तो एक वैल्यू होगी 560 बटे 10, शून्य से शून्य गया, मतलब एक पुस्तक का मूल्य है 56। तो 56 किताबों का मूल्य क्या है? एक किताब का मालूम है, ज्यादा का पूछ रहा है तो कराते हैं गुणा। ज्यादा किताबों का मूल्य मालूम है, एक का पूछ रहे हैं तो कराते हैं भाग। तो देखो 10 किताब का मालूम था, एक का निकाला तो हमने भाग कराया। तो एक किताब यानी कि एक किताब कितने रुपए की है? आप कहेंगे सर 56 रुपए की। तो 56 किताब कितने की हैं? 56 गुणा 56 यानी कि 3136, ये 56 का वर्ग होता है। लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो आप आइडिया लगा सकते हो कि 6 6 36 यानी यूनिट डिजिट पर क्या होगा? 6 होगा। तो ये तो नहीं हो सकता आंसर, बाकी सब जगह 6 है। दूसरा तरीका ये है कि ये कम से कम आपको 5 का वर्ग तो याद होगा, तो ये 56 की जगह आप 50 पढ़ लो। और अगर आप 50 का वर्ग करोगे तो 55 25 यानी 2500, 2500 होगा। तो ये तो 56 है यानी 2500 से भी ऊपर होगा। तो 2500 से ऊपर एक ही नंबर है 3136। और भी तरीके हैं, जैसे कि आप 55 का वर्ग जल्दी निकाल सकते हो। 55 का वर्ग क्या होता है, कैसे निकाला जाता है? तो इसकी एक ट्रिक होती है कि भाई जब भी आपको ऐसी संख्याओं का वर्ग निकालना है जिनका इकाई अंक 5 है, तो क्या करना होता है? आप 5 का वर्ग लिख दो 25, यहाँ जो नंबर है उससे अगला नंबर लिखो। 5 का अगला नंबर होता है 6, और 6 पंचे हो गया 30, यानी 55 का वर्ग तो है 30, 3025, 3025। जब 55 का ये है तो 56 का और ज्यादा होगा, यानी 3000 से तो ऊपर ही होगा आंसर। 3000 से एक ही ऑप्शन है ऊपर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना? अगर आपको 56 का वर्गमूल या सॉरी 56 का अगर आपको वर्ग याद नहीं है तो आप इस तरीके से आइडिया लगा सकते हैं। चलिए, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। 35 व्यक्ति एक कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, लेकिन 6 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद उनके नियुक्ता, नियुक्ता मतलब ठेकेदार, बॉस, चाहते थे कि कार्य कुल 16 दिनों में हो जाए। अच्छा, ऐसी इच्छा जताई है कि काम कुल 16 दिनों में हो जाए। कार्य को समय सीमा पर पूरा करने के लिए कितने और श्रमिकों की आवश्यकता होगी, नियोजित करने की आवश्यकता है? भाई पहले तो बात थी कि 24 दिनों में काम करना है, तो उस हिसाब से लोग बुला लिए। कितने लोग बुला लिए? 35। और 6 दिन तक काम हो गया, 6 दिन तक काम करवा लिया। अब उसके बाद उनकी इच्छा हुई कि भाई काम तो हमें करना है कुल 16 दिनों में। कुल 16 दिनों का मतलब ये है कि ये जो 6 दिन बीत गए, ये 6 भी इसी 16 में शामिल हैं। मतलब 16 में से 6 दिन वो निकल गए, अब बचे कितने दिन? 10 दिन। टोटल कितने दिन में कराना है? कुल काम होना चाहिए 16 दिन में, जिसमें से 6 दिन का काम तो हो चुका है। 6 दिन का काम हो चुका है, तो अब बाकी काम जो भी बचा है वो कराना है कितने दिनों में? कितने दिनों में कराना है? तो कराना है 10 दिनों में, क्योंकि 16 दिन में कराना है, 6 दिन तो बीत गए। तो कितने मजदूर और चाहिए? कितने मजदूरों की आवश्यकता है? कितने और बुलाने पड़ेंगे? तो पहले आप बताओ काम कितना है? काम इतना है कि 35 व्यक्ति कितने दिन में कर सकते थे? 24 दिन में पूरा कर सकते थे। ये हो गया टोटल वर्क। लेकिन हुआ क्या है कि काम 6 दिन तक हो गया है। अच्छा, 6 दिन हो गया है, मतलब जो काम 24 दिन का था उसमें से 6 दिन का काम हो गया है। 24 दिन का काम था, 6 दिन का हो गया है, मतलब काम बचा है 18 दिन का। तो हम कह सकते हैं कि काम कितना है? तो काम इतना है कि 35 व्यक्ति करेंगे कितने दिन? 18 दिन। था काम 24 दिन का, 6 दिन हो चुका है, तो कितने दिन बचे? 18। तो अभी काम बचा इतना है कि 35 व्यक्ति आके करेंगे 18 दिन तक, तब काम हो पाएगा। लेकिन नियोक्ता चाहता है कि यही काम कितने दिन में हो जाए? 16 दिन में, कुल 16 दिन में। तो उस कुल 16 में से तो 6 दिन निकल गए, तो कुल कितने दिन बता रहा है नियोक्ता? 16। 6 दिन तो बीत गए, बचे कितने दिन? 10 दिन। यानी ये बचा काम कराना है कितने दिन में? 10 दिन में।
तो आदमी की जरूरत है, यानी कितने आदमी लगेंगे आप लिख दो x। कितने दिन में कराना है 10 दिन में, और आप करा दो पक्षांतर, और काटा पीटी आती है तो आप यहीं से कैंसिल कर सकते हो। तो काट रहे हैं आप इसको, 5 दूनी हो गया 10, 5 सत्ते हो गया 35, फिर 2 से जाएगा 2 नाम 18, यानी कि 9 सात कुल 63 व्यक्ति चाहिए। कितने लोग चाहिए? कुल 63 लोग चाहिए। ये तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो उसने क्या पूछा है, कितने मजदूरों श्रमिकों को नियोजित करने की आवश्यकता है, यानी कितने और बुलाने पड़ेंगे। अरे भाई तो 63 लोग चाहिए हमें इतना काम कराने के लिए, 35 तो हमारे पास हैं, तो 63 में से आप 35 निकाल दो, कितना बचा? 28 बचा, यानी कि कितने लोग और बुलाने पड़ेंगे? तो 28 लोग और बुलाने पड़ेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना? देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, आप भाषा को समझें। 6 क्यों घटाया? 6 इसलिए घटाया है, 24 दिनों में हो सकता था, 6 दिन हो गया, तो काम कितने दिन का बचा है? 18 दिन का। लेकिन नियोक्ता ये भी चाहता है कि यही काम 16 दिन में हो जाए, तो 6 दिन तो बीत गए भाई, 16 दिन में से 6 तो यहाँ बीत गए, कितने दिन बचे? 10। तो इतना काम 10 दिन में कराना है। काटा पीटी आप करेंगे, 63 मजदूरों की जरूरत है इतना काम करने के लिए, तो 35 तो ऑलरेडी अपने पास हैं, कितने एक्स्ट्रा और लगेंगे? 28, मतलब 35 तो हैं, बचे कितने? 28। 28 आप और बुला लो। ठीक, चलिए अच्छा क्वेश्चन था, एनटीपीसी का क्वेश्चन है। अमरजीत सिंह किसी कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अपने पुत्र की मदद से वह इसे 3 दिनों में पूरा कर सकता है। पुत्र स्वतंत्र रूप से कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? आप कर सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन, चाहे तो वीडियो को रोक के आप बना लें क्वेश्चन को। अमरजीत सिंह किसी कार्य को 5 दिनों में, कौन है? आपको अमरजीत सिंह पूरा थोड़ी लिखना है, सिर्फ ए लिखना है, कितने दिन में? 5। अपने पुत्र की मदद से, ए है और उनका पुत्र है, तो आप पुत्र की जगह लिख लो बी। ठीक, आप चाहे पी फॉर पुत्र लिख लो, उनका पुत्र बी है, कितने दिन में कर सकते हैं? 3 दिनों में। एलसीएम ले लो आप, ये हो गया 15, 5 तिया 15, 3 5 15। अगर कार्य बराबर होता है तो जितने दिन होते हैं उसका जस्ट उल्टा क्षमता का अनुपात होता है, ये कुल कार्य है। तो ए और बी यानी कि अमरजीत सिंह और उनके पुत्र की कुल कार्य क्षमता कितनी है? 5। कुल कार्य क्षमता कितनी है? 5। तो फिर बेटे की कार्य क्षमता कितनी है? अमरजीत सिंह की तो है 3, तो इसमें से 3 आप निकाल दो, बचा कितना? 2। 2 है उनके बेटे की क्षमता है, तो कितना काम कराना है? 15 काम कराना है, कितने के हिसाब से? 2 के हिसाब से। तो यहाँ आ जाएगा 2 सत्ते 14, 1/2 दिन, यानी 7 सही 1/2 दिन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, बढ़िया क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन, ये भी कार्य समय का है। कार्य समय के अच्छे क्वेश्चन मिले थे मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, तो मैंने एक साथ ले लिए हैं ताकि आप कार्य समय को अच्छे तरीके से सीख पाओ। जब 5 व्यक्ति 12 दिनों में एक दीवार का निर्माण कर सकते हैं, तो 10 दिनों में मूल दीवार से 50% अधिक दीवार बनाने के लिए आवश्यक व्यक्तियों की संख्या क्या है? चलिए कैसे करना होता है इस टाइप के क्वेश्चन में। उसने बताया कि 5 व्यक्ति 12 दिन में, तो 5 व्यक्ति काम कर रहे हैं और कितने दिन तक काम पर आए हैं? आप कहेंगे सर 12 दिन तक। ठीक, और जो भी इनने काम किया है उससे 50% अधिक, यानी कि अगर ये 100% काम कर रहे हैं तो सामने हमें इसी कार्य क्षमता के साथ तो आपको लगाना होता है बराबर 10 दिनों में काम कराना है। व्यक्तियों की संख्या पूछिए तो हमने लिख लिया व्यक्तियों की संख्या तो x हो गई है, और काम कराना है दिन, तो दिन की जगह पे दिन लिख दो, व्यक्ति की जगह पे व्यक्ति लिख दो। और जो अपन काम करते हैं ना वो काम हमेशा नीचे लिखते हैं, जैसे इसने कहा ना कि 50% है, तो हर चीज अपने आप में 100% होती है। अगर ये वाली पार्टी 100% काम कर रही है तो अगली पार्टी जो आएगी जिससे हमें 10 दिन में कराना है, यही काम 10 दिन में कराना है, तो 50% अधिक दीवार बनाने के लिए इसी कार्य क्षमता के साथ कितना टाइम लगेगा? तो 100 से 50% 50 होगा, और अधिक करेंगे तो 150 होगा। यानी कि अगर इनने 100 यूनिट काम किया है तो उनसे कराना है 150 यूनिट। काटा पीटी कर दो, आपका आंसर आ जाएगा।
आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते थे कि भाई 50% का मतलब होता है 1/2। अगर ये 2 यूनिट काम करते हैं तो ये 2 से 1 अधिक यानी 3 करते हैं। 0 से देखो 0 गया यहाँ पे, 5 दूनी 10 हो गया और 5 तिया 15। तो देखो 2 और 3 का ही तो अनुपात बना। अब कटता है तो काट लीजिए। 2 से जाएगा 6 बार में, 2 6 12। अब यहां से आप इसको काट सकते हैं। 5 से जाएगा 2 बार में, 5 दूनी 10, 2 एकम 2 तिया 6। तो यहाँ पे बचा, सामने क्या बचा है, सामने तो x बचा है और यहाँ बचा था 3। अब ये 3 नीचे का यहाँ लेके आओगे तो भाग से जब बराबर के साइड लाओगे तो यहाँ आएगा गुणा में, यानी 3 तिया हो गया 9। तो x की वैल्यू आ गई 9, यानी कि कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है, तो 9 व्यक्तियों की आवश्यकता है। व्यक्ति कितने दिन कर रहे हैं वो लिखते हैं और बटे में लिखते हैं जितना काम कर रहे हैं। ठीक है, कई बार ऐसा दिया होता है 100 टोकरी बना रहे हैं, 150 टोकरी बना रहे हैं, इस तरीके से। ठीक, ये देखो उसी टाइप का क्वेश्चन है। अब आप इसमें और अच्छे तरीके से समझ पाओगे। बिल्कुल वैसे ही बनाना है जैसे हमने पिछला क्वेश्चन बनाया था। 6 महिलाएं 24 दिनों में 60 हेक्टेयर फसल काट लेती हैं। कितना काम किया है, 60 हेक्टेयर। तो ये जितना आप काम करते हैं ना वो कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं बटे में, यानी कि 6 महिलाएं कितने दिन में, 24 दिन में, कितने हेक्टेयर, आप कहेंगे सर 60 हेक्टेयर। हो गया ना, बराबर बराबर लगाना है। इसी कार्य क्षमता के साथ में हमें कैसे 36 महिलाओं से काम कराना है और कितने दिन में, 30 दिनों में। तो कितने हेक्टेयर, अब हेक्टेयर की जगह पे हेक्टेयर, आदमी की जगह पे, पिछले बार उन्होंने पूछा था कितने आदमी, आदमी की जगह पे आदमी लिख दो, दिन की जगह पे दिन लिख दो और जो काम कर रहे हैं काम के बदले काम लिख दो। तो यहाँ हेक्टेयर के बारे में पूछा है तो यहाँ पे आप एक्स बना दो। ठीक है ना। अगर आपको काटा पीटी आती है तो आप यहीं से काटा पीटी कर लेना, और नहीं आती है तो आप एक बार में सारी चीजों को पक्षांतर कर देना। जैसे चलिए काटते हैं अपन, 6 एकम 6 ही धाम, हो गया ना। और कटता है, 2 से जाएगा 5 बार में और 2 से जाएगा 12 बार में। अब यहाँ पे नहीं कट रहा है। पक्षांतर करोगे जब तक x नीचे है तो उसकी वैल्यू भी बटे में आएगी, भिन्न में आएगी। x को आप इस साइड बुला लो, नीचे है, बराबर किस साइड आएगा, तो ऊपर आ जाएगा। x बराबर कितना बचा, 36 गुणा 30। और जो चीजें यहाँ बची थी, 12 बचा था ऊपर, इसलिए जाएगा 12 कहाँ, नीचे चला जाएगा। ये वाला 12 नीचे चला जाएगा। और अगर आपको आता है काटना, अगर आपको काटना आता है तो आप काट सकते थे, 12 एकम 12, 12 तिया 36। तो आपको ये नहीं लिखना पड़ता। तो जैसे भी आपको कैलकुलेशन आता है वैसे आप सीख लो, नहीं आता है तो आप स्टेप बाय स्टेप सीखो। 12 एकम 12 तिया 36 हो गया, यहाँ पे आप लिख दो 3 गुणा 30। और ये जो 5 बचा था नीचे, जब आप बराबर के उससे ले जाओगे तो भाग से जब पक्षांतर होता है तो वो आ जाता है गुणा में। ये नीचे था, उस साइड जाके ऊपर आएगा, वो भी गुणा में। 5 तिया 15 ती 45, यानी हो गया 450। तो कितने हेक्टेयर आंसर है, 450 हेक्टेयर इसका आंसर होगा। ठीक, बिल्कुल पिछले सवाल जैसा है। आप ये काटा पीटी पक्षांतर ये सारी चीजें थोड़ा ध्यान दो इस पर। ठीक, चलिए ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, मिश्रण का है, अच्छा क्वेश्चन है। एक 80 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात दिया है। दूध और पानी, आप लिख सकते हैं मिल्क वाटर, एम और डब्ल्यू भी बना सकते हैं। कितना है अनुपात, 5:3 है। शुरुआत में है 5:3। ठीक है, हमें मिश्रण में कितना दूध डालना चाहिए ताकि नए मिश्रण में पानी का दूध से अनुपात 1:4 हो जाए। अब देखो पहले दिया है दूध और पानी का अनुपात, बाद में उसने आपको घुमाने के लिए ताकि आप गलती कर बैठो लिख दिया है पानी और दूध का। तो भाई पहले उसने इस बार पानी का अनुपात बता दिया, लेकिन आपको करना क्या है, दूध के अनुपात के नीचे दूध का अनुपात लिखना है, पानी के अनुपात के नीचे पानी का अनुपात लिखना है। तो इसमें दूध का अनुपात कितना है, 4, और पानी का अनुपात कितना है, 1। अब हुआ क्या है, बात को आप समझो। मिलाया क्या है, हमें मिश्रण में कितना दूध डालना चाहिए, क्या मिला रहे हैं, दूध। अगर आप मिश्रण में दूध मिला रहे हैं तो पानी की मात्रा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मिश्रण तो बढ़ेगा, मिश्रण तो बढ़ेगा जो उस कंटेनर में है,
लेकिन क्या शुरुआत में जो पानी की मात्रा थी, मान के चलो आपने 4 लीटर दूध लिया, 1 लीटर उसमें पानी मिला दिया, तो मिश्रण तो 5 लीटर हो गया, जिसमें हमें मालूम है कि 4 लीटर दूध है, 1 लीटर पानी। अब अगर आप ऊपर से उसमें 2 लीटर दूध और डाल दोगे तो मिश्रण तो 7 लीटर हो जाएगा, 5 की जगह 7 हो जाएगा। लेकिन क्या पानी की मात्रा में कोई फर्क पड़ेगा? तो पानी की मात्रा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दूध की मात्रा में पड़ेगा। पहले दूध जैसे आपने 4 लीटर मिलाया था, अब आपने 2 और मिला दिया तो दूध हो गया 6 लीटर, लेकिन पानी जैसे शुरुआत में 1 लीटर था वैसे ही बाद में है। तो कहने का मतलब ये है कि आप क्या मिला रहे हैं? दूध। तो आप दूध मिला रहे हैं तो दूध की मात्रा में तो परिवर्तन होगा, मात्रा बढ़ेगी, लेकिन क्या पानी की मात्रा में कोई परिवर्तन होगा? आप कहेंगे नहीं सर, पानी की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो पानी की मात्रा बदली हुई है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो हमें पानी की मात्रा को करना है बराबर। कैसे करते हैं बराबर? इस 1 का गुणा ऊपर, 3 का नीचे। अरे इतना लंबा क्यों करना है? 1 को 3 बनाना है, कैसे बनाओगे? 3 का गुणा करा दो, बस हो गया। ऊपर की लाइन ज्यों की त्यों यानी 5:3 ही लिख दो, और नीचे से 3 का गुणा करा दो ताकि ये बराबर हो जाए। 3 चौके हो गया 12 और 3 एकम हो गया 3। चलिए ये हो गया अनुपात 5:3 और 12:3 हो गए। दूध मिलाया है, पानी की मात्रा बराबर रखो। पूछा क्या है? नहीं, क्या पूछा है? कितना दूध डालना चाहिए। तो देखिए कितना दूध डालना चाहिए, अब उनके हिसाब से एक वैल्यू दी है 80 लीटर मिश्रण। शुरुआत में मिश्रण कितना था? 80 लीटर। उनके हिसाब से इससे कोई लेना देना नहीं है, ये वाला अनुपात देखो। अपने हिसाब से शुरुआत में मिश्रण कितना है? मिश्रण मतलब दूध और पानी दोनों मिला के। 5 लीटर दूध था, 3 लीटर पानी था, तो मिश्रण हुआ 8। अपने हिसाब से मिश्रण है 8। गुणा चाहिए क्या? कितना पानी मिलाया जाए, नहीं सॉरी, कितना दूध डालना चाहिए। तो पहले दूध था 5 लीटर, अब हो गया है 12 लीटर, जैसे अनुपात तो कितना बढ़ गया? 7, मतलब 7 और मिलाना चाहिए। उसने पूछा ना कितना दूध डालना चाहिए, तो 5 से कितना बन गया? 12, मतलब 7 और मिलाना चाहिए। 8 एकम 8 से जाएगा 10 बार में, 10 गुणा 7 करोगे आएगा 70 लीटर, यानी ऑप्शन नंबर 1 यही हमारा आंसर है। चलिए तो आज भी 15 क्वेश्चन मैं लेके आया हूं, और आपको बता दूं कि यहाँ रिकॉर्ड करने में बहुत दिक्कत होती है। अभी आपकी रिकॉर्डिंग के बीच 3 बार लाइट जा चुकी है, तो अब मैं अगली बार से 15 क्वेश्चन की जगह 10 क्वेश्चन लाऊंगा, ताकि बीच में कोई डिस्टरबेंस ना हो। क्या है, डिस्टरबेंस होने से एक पढ़ाने की लय थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली प्रैक्टिस सीरीज में। तब तक के लिए आप अभी इन 30 सवालों का रिवीजन करके रखें, और साथ में मुझे कमेंट में बताएं कि आपको प्रैक्टिस सीरीज कितनी पसंद आ रही है, कैसी लग रही है, और आप चीजों को कितने अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।